हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया लेक्चर है। ये हमारा मेल आईडी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या और भी कोई इशू है तो आप यहां पे मेल कर सकती है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है। यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है एमसीक्यू अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल पे जो है वीडियो से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी जाती है। तो हम बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। और देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्या है? वो अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत जो है गिरफ्तारी की जाती है, जो हिरासत में लिया जाता है, उसके खिलाफ जो उसके विरुद्ध में जो प्रोटेक्शन है वो निम्न में से कौन जो है एंजॉय नहीं कर सकता, वो किसके पास नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन है फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें दोस्तों। देखिए, मैं बताता हूँ आंसर अपना। जो इसमें है हमारा ऑप्शन बनता है बी, एनिमी एलियंस। ओके। अब देखिए क्या है कि किसी भी देश के पास, भारत के पास जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है उसके सिटीजन है, एक एलियंस है। एक सिटीजन होते हैं, एक एलियंस होते हैं। ओके। अब एलियंस के भी दो प्रकार है दोस्तों। देखिए एलियंस कैसे दो प्रकार है। एक तो जो है वो फ्रेंडली जो कंट्री है वहाँ का जो सिटीजन है, अगर तो वो क्या है कि वो फ्रेंडली एलियंस है। ओके। लेकिन अगर दुश्मन देश का अगर कोई जो है एनिमी एलियंस, अब इसका क्या मतलब है? अब दुश्मन देश का अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में पाया जाता है तो उसको एनिमी एलियंस कहा जाता है। अगर कोई फ्रेंडली देश जो है जिसके साथ भारत के अच्छे कॉर्डियल रिलेशन है, अच्छे संबंध है, उसका कोई आदमी जो है भारत के अंदर जैसे टूरिस्ट आते हैं, ओके, तो उसको फ्रेंडली एलियंस कहा जाता है। ओके। तो इसके दो प्रकार है। अब अगर इसमें से अगर ये जो है ये एनिमी एलियंस जो है उसको जो राइट मिलते हैं उसको कम मिलते हैं, किसके कंपैरिजन में? ये फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं उसके जो कंपैरिजन में इसको कम राइट मिलते हैं। और इसको जो है ये एनिमी एलियंस को जो है ये आर्टिकल 22 के तहत जो है ये अरेस्ट या डिटेंशन में जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ओके। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 22 दिया हुआ है, तो आर्टिकल 22 के बारे में भी कुछ बातें आप जान लीजिए। और एक और बात मैं बताऊं दोस्तों, एक आरटीआई जो है आरटीआई की गई थी, और किसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जो है एक आरटीआई में पूछा गया था कि भारत की जो है वो एनिमी कंट्री कौन सी है, दुश्मन देश कौन सा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो आंसर दिया था उसमें कहा था कि भारत की कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है दोस्तों भारत की। ओके। और उसमें इवन आप देख लीजिए उसमें जो है चाइना और पाकिस्तान का भी नाम नहीं है कि भारत की एनिमी कंट्री है। ओके। अब देखिए आर्टिकल 22 के बारे में आप समझ लीजिए। आर्टिकल 22 क्या है? ये देखिए, थोड़ा जो है दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 22 जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब उसमें उसका पहला क्लोज क्या कह रहा है? नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall be he be denied a right to consult and to be defined by the legal practitioner of his choice। अब इसका क्या मतलब दोस्तों? इसका कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है या उसको जो हिरासत में लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई है, तो उसको जो है उसकी वजह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कंपलसरी है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए उसका ग्राउंड क्या है, किस आधार पर उसको जो है
किस दबा के तहत उसको जो है डिटेन किया गया है। ओके, और उसको जो है लीगल प्रैक्टिशनर मतलब उसको वकील भी प्रोवाइड करवाया जाए जो उसकी चॉइस है। ओके, और दूसरा क्या कहता है, पहला हमारा सब क्लोज जो है, पहला क्लोज ये है आर्टिकल 22 का। ओके, दूसरा क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ द सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस to arrest to court to the of the magistrate, and no such a person shall be denied in custody beyond the said period without the authority of magistrate। मतलब क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाता है, ओके, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। ओके, और उसको जो है जर्नी टाइम है उसको उसके हटा दिया जाए तो उस 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ओके, और अगर उससे भी 24 घंटे से टाइम बढ़ जाता है तो उससे लिए जो है प्रियर जो पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, और इसके अलावा आप जो है 24 घंटे में कंपलसरी कि आप 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध करवाई। अब देखिए, अब ये दूसरा क्लोज हो गया। तीसरा क्लोज क्या कह रहा है, तीसरा क्लोज कह रहा है कि नथिंग इन क्लोज 1 and 2 शेल अप्लाई। मतलब कौन सी, जो निम्न में से जो नीचे दी गई हुई है ना, वहाँ पे जो है सब क्लोज 1 एंड क्लोज 2 लागू नहीं होता है। ओके, तो सब 1 क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 क्या है, कि अगर किसी को जो है अरेस्ट किया तो उसका क्या वजह है वो भी आपको बतानी पड़ेगी, और उसको लीगल प्रैक्टिशनर मतलब उसको वकील जो है वो चाहे तो वकील उसको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात है कि उसको 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराया जाएगा। ये दोनों जो स्थितियां है, दोनों क्लोज है, वो 3 में कहा गया है कि वो ये लागू नहीं होती। कहाँ पे लागू नहीं होती, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे लागू नहीं होती। वो नहीं होती टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज ए एनिमी एलियंस। मतलब दुश्मन देश का अगर कोई आदमी है और उसको पकड़ा गया है तो उसके लिए दोनों के दोनों जो ऊपर दिए हुए क्लोज है, मतलब कि आपको वजह बतानी पड़ेगी और 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों अगर एलियंस एनिमी दुश्मन देश का कोई आदमी को पकड़ लिया गया है तो ये उसके लिए राइट नहीं है। ओके, तो इस वजह से जो देखिए यहाँ पे जो ये है ना आंसर हमारा इसलिए बनता है कि उसके पास ये राइट नहीं है। और अब इसमें दूसरा भी दिया हुआ है कि दूसरी ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पे जो है दोनों लागू नहीं होते। ओके, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिनाइड अंडर द एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई जो है कृत्य होने वाला है, ओके, किसी भी प्रकार का कोई कृत्य होने वाला है उससे पहले ही उसकी संभावनाओं को देखते हुए अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। मतलब उसने ये काम किया नहीं है, उसने कोई गुनाह किया नहीं है अभी तक, लेकिन वो ऐसी आशंका है कि वो कर सकता है। ओके, तो इस बिना पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर ऐसे बिना पर अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कोई लॉ है और उसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है, ओके, तो जो है इसके लिए ये दोनों बातें लागू नहीं होती अगर ऐसा लॉ है तो। ओके, कौन सी बात है ये, फिर भी मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है और आप इसको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं बोल रहा हूँ। कौन सी बात है, पहली बात है कि उसको वजह बताई जाए, तो यहाँ पे वजह नहीं बताई जाएगी, यहाँ पे भी वजह बताने कोई कंपलसरी नहीं है, और 24 घंटे में यहाँ भी हाजिर करना कोई ज़रूरी नहीं है और यहाँ भी हाजिर करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमने 3 क्लोज हमने देख लिए दोस्तों। अब 4th क्लोज देखिए, चौथा क्लोज क्या है ये देख लीजिए। चौथा क्लोज क्या है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ अनलेस। मतलब किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के तहत आपने किसी को अगर अरेस्ट किया है तो आप उसको 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट नहीं रख सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियों को बात करके। अब आपने यहाँ पे क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के हिसाब से अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे ये दोनों रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे में प्रोवाइड करने के लिए भी प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्लोज 4 में लिखा हुआ है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो जो है ये 3 महीने के लिए रख सकते हैं, और 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो इन परिस्थितियों में ही रख सकते, इसके सिवाय नहीं रख सकते। ओके, देखिए फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपको। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर
प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द पर्सन, मतलब जो लॉ है वो उसको प्रोवाइड नहीं करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा के लिए किसी भी विधि, किसी भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो आपको 3 महीने से ज़्यादा आप रख नहीं सकते पर्सन को, ओके। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है 3 मंथ, अनलेस, कौन सी परिस्थितियाँ है ये भी देख लीजिए। अगर 3 मंथ से ज़्यादा आपको रखना पड़ा तो कौन सी परिस्थितियाँ है, उसकी जो है क्लोज 4 उसका सब क्लोज 4A, ओके। देखिए एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर, मतलब एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा और उसमें हैव बीन आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज, मतलब क्या है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज था और हाई कोर्ट का जज था या हाई कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज बनने के लायक है, उस इंसान को जो है इस बोर्ड में रखा जाएगा और वो फिर वो रिपोर्ट देगा। कब देगा? बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ दैट देयर इज एन ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, मतलब अगर जो है 3 महीने ख़त्म होने से पहले ये जो एडवाइजरी बोर्ड है उसने कहा 3 महीने पहले ख़त्म होने से पहले अगर इस बोर्ड ने कहा कि इसको और भी कुछ महीने रखने की ज़रूरत है और उसके लिए सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीज़न है उसको डिटेंशन करने के लिए, कि उसने जो उसको डिटेंशन किया गया है उसका वो सही है, उसकी एक उसके पीछे महत्वपूर्ण वजह है, ओके। तो जब ये एडवाइजरी बोर्ड जब एडवाइस देता है और वो कब 3 महीने जो डिटेंशन में रखने, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 3 महीने है वो उसको ख़त्म होने के पहले अगर देता है तब जो है उसको 3 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे अब वो एक और लाइन लिखी है भी देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लोज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 7। अब यहाँ पे हम क्लोज 4 पे पहुँचे, अब क्लोज 7 पे जाएंगे तो उसमें बी में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पीरियड कितने पीरियड तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने रखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आप 7 महीने से ज़्यादा आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आप नहीं रख सकते, तो एडवाइजरी बोर्ड भी जो है 3 महीने से ज़्यादा उसको जो है टाइम तय करना होता है। तो वो कह सकते हैं 4 महीने तक रखो, 5 महीने तक रखो, 6 महीने तक रखो, 7 महीने तक रखो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि 8 महीने तक रखो एडवाइजरी बोर्ड है। क्यों? क्योंकि क्लोज 7 का जो सब क्लोज बी है उसमें कहा गया है कि जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो टाइम पीरियड तय किया गया है और पार्लियामेंट के द्वारा फॉर एग्जांपल 7 महीने तय किए गए, तो एडवाइजरी बोर्ड भी 7 महीने तक, 7 महीने के नीचे या 7 महीने तक का ही टाइम पीरियड प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दे सकता है, उसके ऊपर नहीं दे सकता। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें बी क्या है, ए क्लोज 4 का सब क्लोज बी क्या है, सच अ पर्सन इज डिटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सब क्लोज ए बी एंड 7। अब क्या है, किस आदमी को यहाँ पे देखिए 3 महीने से ज़्यादा जो आदमी रहेगा, ओके, वो जो कैसे रहेगा, एक तो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा कहा जाएगा, ओके, और दूसरी बात की जो है क्लोज 7 का ए और बी के में जो लॉ बनाया गया है उसके तहत उसको डिटेन, उसके अकॉर्डिंग उसको डिटेन किया जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, अब ये लास्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे है when any person is detained in pursuance of an order made under the any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such a person to the ground on which the order has been made and shall afford him to earliest opportunity of making a representation against the order। मतलब अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत या तो इस लॉ के हिसाब से जो क्लोज 7 में दिया हुआ है या तो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 3 महीने से ज़्यादा रखा जाता है, ओके, तो उसको उसका ग्राउंड बताना ज़रूरी है, उसकी वजह बतानी ज़रूरी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए, उससे पहले मैं जो है इस ऑर्डर के खिलाफ वो रिप्रेजेंट कर सके, ओके। अब क्लोज 6 क्या कहता है, नथिंग इन क्लोज 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose the fact which such a authority considered to be against the public interest to disclose। मतलब कोई अथॉरिटी है, यहाँ पे 5 में लिखा हुआ है कि आपको उसको ग्राउंड बताना है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है तो उस अथॉरिटी के पास, जिसने डिटेन किया उसके पास राइट है कि वो उसकी वजह ना बताए, कब, पब्लिक इंटरेस्ट
पब्लिक इंटरेस्ट हो जब, ओके। ऐसी परिस्थितियों में उसको वजह बताने की ज़रूरत नहीं, ओके। अब लास्ट हम चलते, लास्ट 7 क्लोज 7 का बहुत बार जिक्र आ चुका है। अब क्लोज 7 भी देख लीजिए आप दोस्तों। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। अब पार्लियामेंट लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब करके वो क्या कर सकती है, कुछ ऐसी परिस्थिति, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास एंड क्लासेस ऑफ द केस इन विच पर्सन में बी डिटेन फॉर द पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। मतलब वो लॉ बनाकर, कुछ ऐसी परिस्थितियों में लॉ बनाकर वो 3 महीने से ज़्यादा तक भी डिटेन करवा सकती है, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट द ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन 4A। अब 4A में क्या है, 4 में एडवाइजरी बोर्ड देता है, एडवाइस देता है, और फिर 3 महीने से ज़्यादा के लिए जो है बढ़ाई जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो टाइम पीरियड है। लेकिन 7 क्या कहता है कि 7 जो है पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है 3 महीने से बढ़ा सकता है टाइम, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। अब 7 का B क्या कहता है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में इन एनी क्लासेस और क्लासेस ऑफ द केस बी डिटेन अंडर द एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैक्सिमम पीरियड जो है ये भी ये तय किया जाएगा लॉ के द्वारा, ओके। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन इन एनी क्लास, ये भी लॉ के द्वारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा क्या कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा उसका मैक्सिमम पीरियड तय कर सकती है, ओके। और मैक्सिमम पीरियड जो तय किया जाएगा उसके हिसाब से जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर ही जो है वो अपनी एडवाइस देगी, ओके। अब क्या है प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय एडवाइजरी बोर्ड, जो है इंक्वायरी के लिए जो है एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा कौन सी जो है फॉलो करना होगा, ये कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, वो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है वो कर सकती है, ओके। पार्लियामेंट लॉ बनाकर 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट जो मैक्सिमम टाइम पीरियड तय कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और पार्लियामेंट प्रोसीजर भी तय कर सकती है जो 4A में दिया है, ओके। तो दोस्तों मैंने जो है ये आर्टिकल 22 का क्वेश्चन इसी वजह से लिया था कि मैं जो है आर्टिकल 22 का जो पूरे के पूरे क्लोज जो है आपको समझा सकूँ, ओके। तो ये हमारा आंसर इतना बनता है B। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए। इट वाज फाउंड इन 1924 बाय द सचिंद्र नाथ सान्याल एंड अदर रिवॉल्यूशनरी। मतलब इसको जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1924 में बनाया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल और उसके 10 कुछ उसके साथी क्रांतिकारियों ने, ओके। एंड 1928 रिवोल्यूशनरी बिगन टू मूव अवे फ्रॉम द एक्ट ऑफ वायलेंस एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडिया। मतलब 1928 में जो ये क्रांतिकारी जो लोग थे उसने क्या किया कि जो ये वायलेंस का जो है वायलेंस के से वो अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उससे वो दूर जाने लगे, क्योंकि जो ये सोशलिस्ट समाजवाद के जो है आइडिया से, उसके विचारों से प्रभावित होने लगे, तो इस वजह से इस वायलेंस से वो दूर जाने लगे, ओके। अब देखिए इसमें कौन सा सही है, हमारा बनता है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसमें जो दोस्तों हमारा आंसर बनता है दोनों के दोनों बात सही है कि जो है 1928 में जब समाजवाद के प्रभाव में आने की वजह से उसको जो है ये वायलेंस से दूर जाने लगे थे, ओके। अब देखिए इसका जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के बाद जो है इसका जो कमांड है पूरी की पूरी वो किसके हाथ में आ गई थी, यह है चंद्रशेखर आज़ाद के पास जो है ये पूरी की पूरी इसकी कमांड आ गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। और उसने उसके बाद इसका क्या नाम रख दिया था दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ओके। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन इसका नाम कर दिया था, ओके। अब देखिए दोस्तों इससे पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है दोस्तों, ये जो काकोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उसमें कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे, ओके, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। अब ये जो है उसके अंदर क्या हुआ कि जो सचिंद्र नाथ सान्याल है और सचिंद्र नाथ बख्शी जो है उसको जो है काला पानी की सज़ा हो गई काकोरी कांड के अंदर, ओके। और काकोरी कांड क्या था दोस्तों, जो एक
एक ट्रेन थी जो शाहजहाँपुर से जो लखनऊ जा रही थी, उसको जो है लूट लिया गया था। ओके, जो भारत की संपत्ति थी और अंग्रेज उसके ऊपर कब्जा जमा लिया था और फिर उसको ले जा रहे थे। ओके, तो ये भारत की संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति ले लेगी वापस, इतना ही हुआ दोस्तों। ओके, इसको एक्चुअली कांड भी नहीं कहा जाना चाहिए, वो चोरी जो है अपना ही माल अपने पास लिया। ओके, फिर यहाँ पे जो फांसी दे दी गई उसमें कौन था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उसको भी फांसी इसमें दे दी गई। दूसरा उसके साथ कौन थे? अशफाकुल्ला खान जो थे, अशफाकुल्ला खान को भी फांसी दे दी। और रोशन सिंह जो थे, राजेंद्र नाथ लहरी जो थे, उसको भी फांसी दे दी गई। ओके, और उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उसको 4 या 14 साल की इसमें सज़ा सुनाएगी। ओके, लेकिन इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं लगे। इतना इसमें हमारा आंसर दोस्तों बनता है, वो क्या है? वो है सी। ओके, दोनों के दोनों सही। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बिटवीन। अब काला पानी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो किसके बीच में? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार। तो कौन सा इसमें सही बनता है दोस्तों? इसमें जो हमारा आंसर सही बनता है, आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, मैं फिर बताता हूँ। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो इंडिया और नेपाल है। ओके, अब देख लीजिए ये क्या है पूरा मामला, ये समझ लीजिए आप। देखिए, ये जो है एक लिम्पू दरिया, एक काला पानी, ये जो है आप याद रखें इसको। अब समस्याएं कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? ये है, इसका पूरा बैकग्राउंड है जो है 1816 में जो है एक ट्रीटी हुई थी नेपाल के लोगों के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था। और ये क्या हुआ था कि जो है लिम्पू दरिया जो है और यहाँ काला पानी जो है। ओके, तो ये जो काली रिवर है, यहाँ पे काली रिवर फ्लो हो रही है दोस्तों, तो उसका जो ईस्ट वाला पार्ट है, ओके, ये ईस्ट वाला जो पार्ट है इसका, वो नेपाल का होगा। और उसका वेस्ट वाला जो भाग है वो किसका होगा? वो इंडिया का होगा। ओके, ऐसी डील एक हुई, ये महाकाली रिवर या तो काली रिवर। ओके, ये डील हुई कि उसका ईस्ट वाला भाग वो नेपाल का होगा, वेस्ट वाला जो भाग है वो इंडिया का होगा। अब दोस्तों क्या समस्या है, क्या है? मतलब ये काली रिवर का ओरिजिन जो है, काली रिवर का ओरिजिन जहाँ पे है, यहाँ पे काली रिवर, उसका जो ओरिजिन है उसका ईस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट ये इंडिया का होगा और ये नेपाल का होगा। ओके, अब डिस्प्यूट क्या है इसमें? डिस्प्यूट है दोस्तों कि जो है इसका भारत जो है उसका ओरिजिन मानता है ये काला पानी से। ओके, और नेपाल जो उसका ओरिजिन मानता है लिम्पी दरिया से। अब जब नेपाल इसका लिम्पी दरिया से ओरिजिन मानेगा, यहाँ से अगर उसका ओरिजिन हो रहा है काली रिवर का, तो इसका ईस्ट वाला भाग, यहाँ से पूरा ईस्ट वाला भाग हो गया, तो पूरा का पूरा भाग जो है वो नेपाल का हो गया। उसका क्लेम ये है। और भारत के हिसाब से क्या है? भारत के हिसाब से दोस्तों ये है कि उसका भारत कह रहा है कि उसका जो है ओरिजिन है काला पानी है। अगर काले पानी उसका ओरिजिन माना जाए तो उसका ईस्ट भाग ये होता है, तो ये पूरा का पूरा जो है भारत का हो गया। ओके, तो जो ये रिवर का जो ओरिजिन है दोस्तों, यही सबसे बड़ा जो है डिस्प्यूट का मामला है। ओके, और एक बात समझ लीजिए दोस्तों आप, जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो महाकाली रिवर है या काली रिवर जो है वो यहाँ से निकल कर ट्रिब्यूटरी, कई सारी ट्रिब्यूटरी में बढ़ जाती है। ओके, और यहाँ आकर फिर मर्ज हो जाती है। ओके, तो इंडिया का कहना है कि जहाँ पे मर्ज होती है यहाँ से ही काली रिवर शुरू होती है, और नेपाल का कहना है कि मर्ज होने से पहले जहाँ शुरू होती है वहाँ से काली रिवर का ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ही सारा मुद्दा जो खड़ा हुआ है दोस्तों। और भारत का ओरिजिन मानना काला पानी है और नेपाल का जो ओरिजिन मानना है वो लिम्पू दरिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है सी। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट? फंडामेंटल राइट जो है वो असीमित नहीं है। ऐसा जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है?
क्या इसका मतलब ये होता है कि हम दे कैन बी रिपील, क्या उसका मतलब ये होता है कि हम इसको हटा सकते थे। एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव, क्या वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है लिमिट करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ बनाने के ऊपर। ओके, एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और बोथ ए एंड सी। तो कौन सा इसमें सही है? अब देखिए दोस्तों, एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसमें जो हमारा आंसर बनता है दोस्तों वो है सी, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, अब क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए आप, अगर आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1, उसमें ऐसा लगा हुआ है, अगर उसको एब्सोल्यूट बना दिया जाए तो क्या होगा कि दो प्रकार के केस बनेंगे। एक तो जो है डिफेमेशन का, और एक है सेडिशन। ओके, मतलब जो है मानहानि का, और एक है देशद्रोह के जो है केस बढ़ जाएंगे दोस्तों। ओके, तो इसके लिए उसको जो है एब्सोल्यूट नहीं रखा गया है, उसको जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। अगर आप कोई ऐसी स्पीच देते हैं, आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ओके, उसके तहत अगर आप किसी को स्पीच देते हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है वो उसमें दिक्कत आई, या फिर जो कोई नेशन, दूसरी कोई कंट्री जो है जो जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध है, उसके साथ संबंध में अगर दिक्कत आ रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपका है फंडामेंटल राइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, अगर और उसको जो है ये फंडामेंटल राइट कोई सैंक्रोसेंट नहीं है दोस्तों, मतलब ये कोई पुण्यमय नहीं है। सैंक्रोसेंट का मतलब होता है कि इसको ऐसा नहीं है कि इसको एकदम हटा ही नहीं जा सकता, उसको जो है अमेंडमेंट करके मॉडिफिकेशन करके उसको हटाया जा सकता है। तो दे कैन नॉट बी रिपील, तो ऐसा नहीं है कि उसको ये सैंक्रोसेंट नहीं है, उसको जो है लॉ के द्वारा अमेंडमेंट करके हटाया जा सकता है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है कि उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ओके, इसमें हमारा सी आंसर बनता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते, अब यहाँ पे एक और भी याद लिख लीजिए, ये कोई जो है एक्ट लिमिट नहीं करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव कानून बनाने से रोकता नहीं है ये, इस वजह से ये फंडामेंटल को एब्सोल्यूट नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कानून को रोकता है। द एक्ट लिमिट ऑन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अगर आर्बिट्री कोई एक्शन लिया जा रहा है, अगर ओके अपने मनमाने तरीके से कोई एक्शन लिया जाता है तब एग्जीक्यूटिव पावर को रोकता है। ऐसा नहीं है कि जो है एग्जीक्यूटिव कानून बनाने पर रोके, इसलिए इसको जो है एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट नहीं माना गया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका कौन सा आंसर सही बनता है बताइए आप लोग। इसमें जो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है, IMF। ओके, अब यहाँ पे IMF है, तो IMF जो है वो कब बनाया गया था? IMF और जो है वर्ल्ड बैंक के दोनों साथ में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, कहाँ पे? US में, न्यू हेम्सफायर में। ओके, तो वहाँ पे जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहाँ पे जो है ये निकल के आया था IMF और वर्ल्ड बैंक। ओके, और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसको मिलाकर साथ में क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ओके, अब देखिए, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसकी जो है हेड है, उसका क्या नाम है? वो है क्रिस्टिना जॉर्जिया। ओके, कहाँ की है? बुल्गारिया की है, और बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया है। ओके, जो बुल्गारिया है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर साझा करती है। ओके, यहाँ पे ब्लैक सी और यहाँ पे बुल्गारिया। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF में? IMF में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है। ओके, जिसको अभी अपॉइंट किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक में कौन है? डेविड मालपास, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ओके, और वो रिपब्लिकन पार्टी से जिसका संबंध है। और यहाँ पे जो है MD कौन है? यहाँ पे अंशुला कांत,
जो कहाँ की है, रूरकी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड मूल की है, भारत मूल की है। और ये भी गीता गोपीनाथ भी कोलकाता भारत मूल की है। ओके। और यहाँ पे इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन दिया हुआ है। तो इसको जो है दोस्तों ये बनाया गया था 1961 में, इसको बनाया गया था। ओके। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। ओके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो है 1971 में बनाया गया था। और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में। कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में कोलोगनी में है उसका हेडक्वार्टर। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले देख लीजिए कौन सा रिपोर्ट। ये दोस्तों रिपोर्ट जो है एक साथ दिमाग में रहने वाली नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कई क्या है कि अगर इसको कई बार मैं आपको रिपीट करवाता रहूँगा तो एक बार इसको दिमाग में बैठ जाएगा। ओके। अब देखिए IMF के द्वारा इसके अलावा और भी कौन सा रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है। एक तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ओके। और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विस ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ओके। रिपोर्ट बाय, ये देखिए ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ओके, पीसा, ये भी इसके द्वारा रिपोर्ट। और यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो उसके द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट ऑन एनेबल ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको जो है एक बार सामने रख के दोस्तों इसको रोज़ रिवाइज करें तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ओके। अब देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है। इट इज़ इसका ऑप्शन है इट इज़ अ रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट, it is agreed and cannot be amended easily, it provide enough scope for flexibility in its implementation, it guarantee fundamental right to all citizen। तो इसको जीवन डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। देखिए जब किसी भी देश का जब संविधान बनाया जाता है ना तो उसके जो ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं ना उसके सामने दो समस्याएं रहती। एक तो जो है वहाँ उस समय एट दैट टाइम जब कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, तो उसका समाधान कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसे निकाला जाए। और दूसरा फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए। ओके। तो वैसे ही भारत का जो संविधान है दोस्तों उसको ऐसे डेवलप किया गया है, उसको ऐसे ही बनाया गया है कि अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का जो अगर कोई समस्या आती है तो वो उस समय की जो गवर्नमेंट है, उस समय का जो भारत के लोग है, उसका समाधान इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निकाला जा सके। तो उसको जो है इसमें हमारा आंसर बनता है सी, इट प्रोवाइड इनफ स्कोप और फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। भारत के पार्लियामेंट के पास बहुत सारे राइट है और भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सारा ऐसा पावर है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसका सही से जो है उसकी डेफिनेशन दे सके। ओके, उसका इंटरप्रिटेशन एक सही तरीके से कर सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है। और भारत के पार्लियामेंट की भी पास राइट है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके साथ कैसे हैंडल किया जाए। तो भारत के संविधान को जो है इस वजह से जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है। ओके, एक जटिल दस्तावेज नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर बनता है सी। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मैं नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।